नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड और अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और सभी बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के क्लियर नहीं होते हैं तब तक सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। और मेरे खुद के द्वारा लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको कहीं इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप ईमानदारी से इस सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। आपका सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा और बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन फीस हर बैच के लिए केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आप एडमिशन अगर जो लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से चाहे तो आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, तो आपको वहाँ पे आगे का प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको बैच में सारे कंटेंट को देखना है। और आपको कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम दी जा रही है। इट मीन्स केवल और केवल एक ही बार आपको फीस सबमिट करनी है। दोबारा आपसे 1 रुपये भी फीस की डिमांड लाइव स्टडी इलाहाबाद नहीं करेगा। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए बैच अवेलेबल है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए, जेट के लिए, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए। आप लोगों को पता ही है कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो उत्तराखंड से जो लोग भी जुड़े हैं अब एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ लग जाइए। तो उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए, और जीआईसी लेक्चरर के साथ साथ हरियाणा में पीजीटी और छत्तीसगढ़ में सेट के साथ अन्य परीक्षाओं के आपको बैच अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मांग वक्र प्रदर्शित करता है। मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है? इजी सी बात है, मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो मांग वक्र के अंतर्गत दोस्तों आप क्या देखते हैं? चलिए थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न को। और जो लोग भी इकोनॉमिक्स की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपये में आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे वो नोट्स मेरे द्वारा ही लिखा गया है। तो अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको नोट्स दिया जा रहा है। एक बार नोट्स आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर जो हम लोग मांग वक्र की बात करें तो मांग वक्र कई तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो मांग वक्र के अंतर्गत क्या होता है? एक तरफ होता है कीमत, एक तरफ क्या होता है? वस्तु की कीमत होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है? यहाँ पे होती है वस्तु की मात्रा। नीचे क्या होती है? वस्तु की मात्रा होती है। तो अगर जो आप मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है,
किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो उस वस्तु को आप केवल और केवल उस वस्तु का 5 इकाई ही खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर जो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो उसकी केवल 5 इकाई आप खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है, उस वस्तु की कीमत कम होकर के अब मान लीजिए 8 रुपए हो जाती है। तो जब 8 रुपए हो जाती है तो उसकी जहां पे आप पहले 10 रुपए में 5 इकाई खरीदते थे, अब यहाँ पे अगर जो 8 रुपए अर्थात कीमतों में कमी आ गई तो आप अपनी मांगी गई मात्रा को बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि 6 यूनिट आप खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि कीमत और कम हो जाए, 8 रुपया से कम होकर के कीमत और कम हो जाए, अर्थात मान लीजिए 4 रुपए हो जाए। तो जब 4 रुपए कीमत हो जाएगा तो आप खरीदी गई मात्रा को और बढ़ा देंगे और आप मान लीजिए कि यहाँ पे 7 यूनिट खरीदेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है तो मांगी गई मात्रा में क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। और ये कैसा होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का ही तो होता है ना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मांग में विपरीत संबंध को बताता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो इजी सी बात है, इजी सी बात है कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांगी गई मात्रा में आप क्या करेंगे, कमी कर देंगे, अर्थात मांग में कमी कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी प्याज की कीमत अगर जो 80 रुपया पर केजी है, 80 रुपया पर केजी है, तो आप मार्केट जाएंगे तो 1 केजी प्याज खरीदेंगे। ठीक है, अर्थात ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर जो प्याज की कीमत कम हो जाती है और प्याज की कीमत कितनी रुपए हो जाती है, प्याज की कीमत 20 रुपया पर केजी हो जाती है, 20 रुपए पर केजी हो जाता है प्याज। तो ऐसी स्थिति में जब आप मार्केट जाएंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि भैया ऐसा है कि 20 रुपए को तो मिल रहा है, 4 किलो खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी मांग को बढ़ा देंगे। इट मीन्स कि अब आप 4 केजी प्याज की मांग करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई। अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो आप अपने मांग को कम करते हैं, और अगर जो वस्तु की कीमत कम होती है, अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो आप अपने मांग को घटाते हैं, और अगर जो वस्तु की कीमत कम है तो आप अपने मांग को बढ़ाते हैं। तो मांग व कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ये तो आपके साथ भी होता है, जब आप मार्केट करने जाते हैं तो आपके साथ भी ये देखने को मिलता है। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है कि तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन के निम्न कारण होने से होता है। तो अब देखिए तिरछी मांग, अगर जो आपने पढ़ा होगा तिर्यक मांग लोच क्या होता है, तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। और तिर्यक मांग लोच कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एक स्थापन वस्तु के संदर्भ में देखने को मिलता है, स्थापन वस्तु के संदर्भ में। और दूसरा कहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरा आपको देखने को मिलता है पूरक वस्तु के संदर्भ में, पूरक वस्तु की संदर्भ में। ठीक है, दो ही प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में तिरछी मांग लोच देखने को मिलती है। तो स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, अगर दो वस्तुएं होंगी, आप दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को का उपभोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया चाय और यहाँ पे हो गया कॉफी, यहाँ पे चाय हो गया, यहाँ पे कॉफी हो गया। तो मान लीजिए कि चाय की अगर जो कीमत में, जैसे मान लीजिए कि चाय भी पहले 10 रुपए का मिल रहा था और कॉफी भी 10 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अगर जो चाय की कीमतों में वृद्धि आ जाती है और चाय के रुपए का मिलने लगे, चाय मिलने लगे 12 रुपए का, तो आप क्या करेंगे कि आप चाय की मांग को कम कर देंगे, चाय की मांग को आप कम कर देंगे क्योंकि कीमत बढ़ गई। और अब चूंकि चाय की मांग कम करेंगे तो कॉफी की मांग को आप क्या कर देंगे, कॉफी की मांग को आप बढ़ा देंगे। तो ये होता है दोस्तों स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पूरक वस्तुओं की बात करें तो पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के संयुक्त उपयोग के बिना अधूरी होती हैं। जैसे हम बात करें कार और पेट्रोल की, तो अगर जो कार की कीमतों में मान लीजिए कि वृद्धि होती है, कार की कीमत अगर जो बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जब कीमत में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, मांग में कमी आ जाएगी, और जब लोग कार खरीदेंगे ही नहीं
तो पेट्रोल की भी मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, पेट्रोल की भी मांग में कमी आ जाएगी। सो चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के, दूसरी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, एक सेकेंड। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। सो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं, तो बात समझ में आ गई कि अगर जो स्थापन वस्तु है, अगर जो स्थापन वस्तु है तो ऐसी स्थिति में दो वस्तुएं होंगी। अगर जो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे वस्तु की मांग में कमी, सॉरी, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी और दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में अगर जो एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग, पहले वस्तु की मांग तो कम होती ही होती है, साथ ही साथ दूसरे वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला कि एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का, एक सामान्य मांग फलन कीमत का क्या होगा? एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का क्या होता है भाई? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, अभी आपको मैंने बताया। अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अगर जो आप एक बार इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए ना तो निश्चित तौर पे आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो फिर आप रटते रहिए चीजों को। तो जो लोग भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे भाई पढ़िए, मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से दे रहा हूँ। अब देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। अब अगर जो मांग की बात हो रही है तो मांग में क्या होता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात अगर जो किसी वस्तु की दो बातें होती है, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप उसकी मांग को कम कर देते हैं, बात ये भी ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप क्या करते हैं, उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। यही तो करते हैं ना। अगर जो आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि कोई वस्तु महंगी है तो उसको कम खरीदते हैं, और अगर जो आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि कोई वस्तु सस्ती है तो उसे ज्यादा खरीदते हैं। अर्थात अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो आप उसकी मांग को कम कर देंगे, और अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो उसकी मांग को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, सॉरी, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो आप उसकी मांग को कम कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो आप इसकी मांग को बढ़ा देंगे, ये बात ठीक है। अब आइए अपने खुद से ग्राफ बनाइए। बार बार मैं, जो बच्चे पढ़ते भी हैं उनको मैं बार बार कहता हूँ कि खुद से ग्राफ बनाइए, किसी कापी, किसी किताब, किसी नोट से देखने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप क्या ले लेंगे, एक तरफ आप कीमत ले लेंगे और दूसरी तरफ आप क्या ले लेंगे, दूसरी तरफ उस वस्तु की मांगी गई मात्रा को ले लेंगे। ठीक है, मांग को ले लेंगे, मांगी गई मात्रा। तो अगर ये क्या होता है, ये कीमत स्तर होता है, ये हमने बता ही दिया। तो अगर जो मान लीजिए किसी वस्तु की, अगर जो कोई वस्तु 10 रुपए में मिल रही है तो उस वस्तु की आप केवल और केवल 2 इकाइयों का ही क्या कर रहे हैं, 2 इकाई को ही परचेज कर रहे हैं। अगर जो कोई वस्तु 10 रुपए की मिल रही है तो 2 इकाई ही उस वस्तु को परचेज कर रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि अब वस्तु की कीमत में कमी आ गई और वो वस्तु अब केवल और केवल 8 रुपए में मिल रही है। तो मान लीजिए कि जब वो 8 रुपए में मिलेगी तो अब आप अपनी मांगी गई मात्रा को बढ़ा देंगे। तो पहले 2 ही मांग करते थे लेकिन अब बढ़ा करके मान लीजिए आप 4 कर देंगे। अब मान लीजिए वस्तु की कीमत और कम हो जाए, 8 रुपए की बजाय वस्तु की कीमत कितने रुपए हो जाए, मान लीजिए 6 रुपए हो जाए, तो आप उस वस्तु की मांग को बढ़ा करके कितना यूनिट कर देंगे, मान लीजिए आप इसे 5 यूनिट कर देंगे या 6 यूनिट कर देंगे। तो अब ये आप ग्राफ को मिला लीजिए। अगर जो आप ग्राफ को मिला लेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। तो एक सामान्य मांग फलन कीमत का क्या होता है, कीमत का क्या होता है, एक दिश ह्रासमान फलन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, लेकिन अगर जो समझेंगे तब, नहीं समझेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जरूर। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो मांग फलन x इज इक्वल टू 400 अपान p के लिए कीमत p इज इक्वल टू 20 दिया है, तो आकलित मांग क्या होगा? तो इसमें सारी चीजें दे दी गई हैं। अब बस ये है कि अगर जो आप प्रैक्टिस किए हैं तो पेपर में कर पाएंगे। तो x का मान क्या दे दिया गया है? 400 बटा p, और p का मान कितना दे दिया गया है? p का मान दे दिया गया है 20, क्योंकि p का मान कितना दे दिया गया? p का मान 20 दे दिया गया। तो 400 भागा 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 20 इकाई आ जाएगा। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला अगला कि मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप किसी वस्तु की मांग कब करते हैं? अब ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु की मांग कब हो सकती है। तो देखिए, एरोप्लेन, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपको एरोप्लेन पे बैठने का मन करता है तो हम एरोप्लेन खरीदना चाहते हैं। एरोप्लेन आपकी मांग नहीं हो सकती है। अगर जो आप एरोप्लेन खरीदना चाहते हैं, आप फरारी खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास तत्परता नहीं है, तो आपकी मांग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मांग 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। मांग क्या होता है? 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। कौन कौन से तत्व होते हैं कमेंट करके बताइए। मांग 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। सबसे पहले क्या होता है? उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। मतलब आप मार्केट में कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसको चाहते हैं कि ये मेरा हो जाए, लेकिन वो अभी आपका मांग नहीं है। क्यों मांग नहीं है? क्योंकि उस वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा उतना नहीं है। ठीक है, उस वस्तु की क्रय शक्ति आपके पास नहीं है। और अब जब अगर जो आपके पास किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, मान लीजिए आप अगर जो एक कार खरीदना चाहते हैं और आपके पास 10 लाख रुपए भी है, अर्थात आपके पास क्रय शक्ति भी है, और इसके साथ साथ आप तत्पर भी हैं, तत्पर भी हैं, अर्थात आप के पास 10 लाख रुपए है और आप 10 लाख रुपए लेकर के आप जा रहे हैं शोरूम में, किसी अच्छे शोरूम में जा रहे हैं, टाटा की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, टाटा के शोरूम में जा रहे हैं, और आप क्या कर ले रहे हैं? उसे खरीद ले रहे हैं। तब ये मांग कही जाएगी। केवल किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही मांग नहीं होती है। मांग 3 तत्वों से मिलकर के बनता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए, उस वस्तु को क्रय करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और आपके पास तत्परता होनी चाहिए कि जब आप पैसा रखे हैं तो घर से निकलिए, शोरूम में जाइए और वहां पे पैसा दीजिए, वहां से वस्तु को लेकर के चले आइए। तो ये 3 चीजें मिलकर के मांग को डिफाइन करती हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता ही मांग कहलाता है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर होता है, और कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच संबंध प्रतिलोम होता है। क्या उत्तर आ रहा है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? बहुत खूबसूरत। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? पूछा जाता है कि ये बताइए कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, और उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा, एक सेकेंड, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम दिया था ड्यूपिट साहब के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ड्यूपिट साहब के द्वारा दिया गया था। और उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उपभोक्ता अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मार्शल को जाता है। उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है? मार्शल। ठीक है, मार्शल। तो उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है?
तो किसी वस्तु को परचेज करने के लिए एक उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप से जो मूल्य देता है उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक कहलाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को परचेज करने के लिए जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप से जो मूल्य देता है उसी के अंतर को ही उपभोक्ता का अतिरेक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कार खरीदने जा रहे हैं, और आपको ये पता है कि ये कार हमें 10 लाख रुपए में मिलेगी, 10 लाख रुपए की आप कार खरीदने जा रहे हैं। लेकिन जब आप शोरूम जाते हैं तो आपको किसी तरीके से समझ में आता है कि वहां पे ऑफर चल रहा है। ठीक है, ऑफर चल रहा है तो इसलिए वो कार कितने की मिल जा रही है, 9 लाख रुपए की ही मिल जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत क्या होगी, उपभोक्ता की बचत 1 लाख रुपए की हो जाएगी। उपभोक्ता की बचत कितने की हो जाएगी, 1 लाख रुपए की हो जाएगी, क्योंकि आप उस कार को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार थे। लेकिन वास्तविक रूप में जब आप शोरूम में गए तो आपने देखा कि कार की तो कीमत केवल 9 लाख रुपए है, कोई ऑफर चल रहा होगा या कोई अन्य डिस्काउंट होगा, तो इसमें की उपभोक्ता की बचत क्या हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। तो अब आइए प्रश्न की तरफ। उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत और वास्तविक कीमत के बीच अंतर होता है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच संबंध प्रतिलोम होता है। हाँ सर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मान लीजिए देखिए, वस्तु की कीमत जितनी ज्यादा होगी, अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा है तो आपकी बचत क्या हो जाएगी, आपकी बचत कम हो जाएगी। और अगर जो वस्तु की कीमत कम हो रही है तो आपकी बचत क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आप लेकर के गए, 9 लाख रुपए में आपको मिल गया, और वहीं दूसरी तरफ तो 1 लाख रुपए का आपका बचत हुआ। और मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आप देने को तैयार थे और आप शोरूम गए, पता चले 8 ही लाख रुपए में आपको वो गाड़ी मिल जाए, तो अब आपकी बचत कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की हो गई, 2 लाख रुपए की हो गई। तो वस्तु की कीमतें जितनी ऊंची रहेंगी उतनी आपकी बचत कम होगी, और वस्तु की कीमत जितनी कम होगी उतनी ही बचत आपकी ज्यादा होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, ड्यूपिट ने दिया था। विकसित किसने किया था, मार्शल ने किया था। उपभोक्ता का अतिरेक होता क्या है, तो एक क्रेता किसी वस्तु को परचेज करने के लिए जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप में जो मूल्य देता है उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक कहलाता है। और उपभोक्ता का अतिरेक और कीमत में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। अगला, उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। दोनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पे वहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, सी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मार्शल के द्वारा। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यह धारणा किस नियम पे आधारित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस नियम पे आधारित है, तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसने दिया था, सर्वप्रथम गोसेन ने दिया था, लेकिन बाद में इसको विकसित किसने किया, मार्शल ने विकसित किया। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत क्या कहा गया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाया जाएगा उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगेगी, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगेगी तो लोग उसकी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो जब पहली रोटी आपके सामने आएगी
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी है, रोटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब दूसरी रोटी आएगी तो जितना पहली रोटी महत्वपूर्ण थी उतनी दूसरी रोटी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपकी थोड़ी बहुत भूख मिट चुकी है। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप 4 या 5 रोटी उपभोग कर लेंगे, फिर कहेंगे कि अब हमको रोटी की जरूरत नहीं है ना। एक समय पे बहुत जरूरत थी, लेकिन एक समय पे रोटी की जरूरत नहीं। इट मींस क्या, जब आपकी उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो आप उस वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत की परिकल्पना इसमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो मार्शल ने प्रतिपादित किया। और उपभोक्ता के बचत की अवधारणा किस नियम पे आधारित है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाने से उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है वे इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर जो आपकी आय बढ़ रही है, तो अगर जो, ठीक है, देखिए, अगर जो आपकी इनकम में वृद्धि होती है, अगर जो आप मान लीजिए आज बेरोजगार हैं, लेकिन कल को नौकरी लग जाती है और 70-80 हजार रुपये आपका सैलरी आने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर जो आप 2 व्हीलर चलाते होंगे या अगर जो आप साइकिल चलाते होंगे, तो जब 70-80 हजार रुपये महीने आने लगेगा तो आप कार खरीद लेंगे। अगर जो अभी आप कूलर में जी रहे हैं, तो जब पैसा आने लगेगा तो आप एसी लगवा लेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि तब कहा जाएगा कि आपकी सीमांत उपभोग क्षमता में वृद्धि हो गई। अर्थात अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है और आय के बढ़ने के साथ साथ आप अपने उपभोग को भी बढ़ा रहे हैं, तो इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में सीमांत उपभोग क्षमता में वृद्धि कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। और उत्तराखंड से जो लोग भी जुड़े हैं, जुड़ जाइए। उत्तराखंड के लिए बैच प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। आराम से पढ़िए, समय लेकर के पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 2 महीना होगा तो बैच ज्वाइन करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। हर राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर राज्य में परीक्षा है और सारे बैचेज आपको अलग अलग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, करंट दिए जा रहे हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इनको फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप अपनी फीस जो है वो आप एडमिशन फीस आपकी केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली अपनी फीस आप इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर जो आप ठीक से 3 महीने मेरे साथ लग गए तो सब कुछ आपका कवर होने वाला है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे से, एक रणनीति के माध्यम से सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास अच्छे कंटेंट ही नहीं होते, जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नहीं, उत्तराखंड में अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते, उत्तराखंड में अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु निम्न में से कौन सी शर्त अधिक सही है। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अधिमान वक्र की बात करें ना दोस्तों, तो अधिमान वक्र के अंतर्गत जब उपभोक्ता अतिरेक की बात की गई थी तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है। उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, एक क्रम में रखा जा सकता है और उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपयोगिता अब अमापनीय है,
ठीक है। सो ऑप्शन नंबर किसने कहा था कि उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है, तो उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है, ये बात मार्शल ने कहा था। लेकिन जब अधिमान वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता के अतिरेक की बात की गई तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा था कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जा सकता है, अर्थात उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला, कि निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। अभी तो मैंने बताया कि देखिए अब ये उपभोक्ता के अतिरेक से संबंधित प्रश्न है, तो उपभोक्ता की अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम दिया था ड्यूपिट ने। सर्वप्रथम उपभोक्ता के अतिरेक की अवधारणा किसने दिया था, ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। उपभोक्ता के अतिरेक की अवधारणा विकसित किसने किया था, तो विकसित करने का कार्य मार्शल ने किया था। मार्शल ने किया था, विकसित करने का कार्य मार्शल ने किया था। उपभोक्ता का अतिरेक होता क्या है, तो किसी वस्तु को परचेज करने के लिए जो कीमत आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो कीमत आप देंगे उसी के अंतर को ही उपभोक्ता का अतिरेक कहा जाएगा। जैसे अगर जो किसी आप मान लीजिए फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो फ्रिज एलजी का फ्रिज खरीदने आप जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि 40,000 रुपये में बढ़िया एलजी का फ्रिज मिल जाएगा, लेकिन एलजी के शोरूम में जाते हैं तो पता चलता है कि ये फ्रिज 38,000 रुपये का ही है, तो आपकी बचत कितने रुपए की हो गई, 2,000 रुपये की हो गई। ठीक है। और जो उपभोक्ता का अतिरेक होता है ना, वो कीमत से ठीक इसका विपरीत संबंध होता है। अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा है तो आपका अतिरेक कम होगा, और अगर जो वस्तु की कीमत कम है तो आपका अतिरेक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आपका अतिरेक ज्यादा हो जाएगा। जैसे अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक कंडीशन ये है कि 40,000 रुपये लेके जाते हैं, 48,000 रुपये में खरीद के लाते हैं तो 2,000 रुपये आपको मिलता है। अब मान लीजिए कि एक और कंडीशन ले लें कि यही सेम एलजी का फ्रिज 40,000 रुपये आप देने को तैयार हैं और आप मार्केट में जाते हैं तो आपको केवल 35,000 रुपये मिल जाता है, तो अब आपका अतिरेक कितने का हो गया, कितने का हो गया, ये अब 5,000 रुपये का अतिरेक हो गया। अर्थात जितनी वस्तु की कीमत कम होगी उतना ही अतिरेक आपका ज्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। पेपर में जब पेपर दीजिएगा तो ये बात जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि हाँ दिया है कि ना दिया है। चलिए अगला प्रश्न, अगला, चलिए क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होगी। खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है सर, ये खूबसूरत सा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको अब इकोनॉमिक्स के दो तीन चीजों को कनेक्ट करना होगा। एक तो मांग की लोच वाली अवधारणा को कनेक्ट करना होगा और उपभोक्ता के बचत वाली अवधारणा को भी कनेक्ट आपको करना होगा। चलिए कनेक्ट करके बताइएगा। तो देखिए उपभोक्ता की बचत किस दिशा में उत्पाद की बचत से अधिक होगी, तो देखिए मांग की लोच अगर जो इकाई से कम है, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी आय है ना, मांग की लोच इकाई से कम कब होता है, मतलब जो आपकी आय है ना, इस आय का पूरा भाग आप उपभोग पे खर्च नहीं कर रहे हैं, अर्थात जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ रही है उतना तेजी से आप अपने उपभोग को नहीं बढ़ा रहे। और पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होने का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जितनी मांग है उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ति है। तो जो उत्पादक होगा उसकी मजबूरी होगी कि वो क्या करेगा, कम दाम में वस्तुओं को बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। तो उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होती है, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला,
कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस नियम पे आधारित है, बेसिकली यहाँ से पूछा जा रहा है। एक तो इतना जल्दी जल्दी क्लास का समय बीतता है, जब मैं क्लास लेने बैठता हूँ ना तो बहुत मन से बैठता हूँ कि आज बहुत मज़ा आएगा, लेकिन क्लास का समय इतना तेज़ी से बीतने लगता है। कितने मिनट की क्लास हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, बहुत मज़ा आता है ना, बस आप एकदम इत्मीनान से पूरा माइंड कंसंट्रेट करके बैठ जाइए ना, फिर आपको इकोनॉमिक्स का आनंद आ जाएगा। अगर जो माइंड कंसंट्रेट करके बैठ गए ना तो इकोनॉमिक्स का आपको आनंद आ जाएगा। बस आप पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इधर उधर की बातों के चक्कर में ना पढ़िए कि ऊपर से व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहा है, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उन्होंने स्टेटस लगाया है तो मैं उनका स्टेटस देख लूँ, और हमने जो लगाया उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है ये भी मैं देख लूँ। अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी है ना। कभी कभी क्या करिए, अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को इसे रखे रहते हैं, बस स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अगर जो आपको 10-20 मिनट की अहमियत जाननी है तो मोबाइल को किनारे रख दीजिए और एकदम शांति से बैठे रहिए। वो 20 मिनट आपका कटेगा ही नहीं। लेकिन मोबाइल में एक बार अगर जो भिड़ गए तो कम से कम 2 घंटे आपका चला जाएगा। आंख दर्द करने लगेगी, दिमाग में लगेगा कि भाई अब दिमाग में कुछ स्टोर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना अनवांटेड चीज़ें वो आपके दिमाग में भर देते हैं सब, है ना। तो खाली भी रहिए तो मोबाइल को यूज मत करिए। मोबाइल को तभी यूज करिए जब तक आप पढ़ रहे हैं, बस। अब ये नहीं कि आओ 10 मिनट बचा है थोड़ा टिकटॉक देख लें, थोड़ा सा रील्स देख लें, थोड़ा व्हाट्सएप लगा दें, थोड़ा व्हाट्सएप देख लें, है ना। थोड़ा सुकून से ज़िंदगी को जीने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना ये सुकून को छीन लिया, आपकी मेंटल स्टेटस को एकदम ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको अगर जो 5 भी मिनट मिलता है तो आप सोचते हैं कि थोड़ा देख ही लेते हैं, 5 ही मिनट मिलता है थोड़ा देख ही लेते हैं। बहुत सारे लोग तो बाथरूम में भी मोबाइल लेकर के जाते हैं, इतना पता नहीं क्या मोबाइल में वो होता है ना। तो मोबाइल को कैसे यूज करना है ये भी बात जानने आना चाहिए। अगर जो आपको 10 फोन आ रहा है तो उसमें 7 फोन ऐसा ही होगा जो अननेसेसरी होगा, जिसकी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो केवल और केवल आपका दिमाग खराब करने के लिए होगा। तो फोन कब उठाना है, कितना बात करना है, कितना नहीं करना है, अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बात आपको आनी चाहिए। लेकिन हमारे स्टूडेंट तो वही हैं, यहाँ पर तो चैट में आकर के बात कर लेते हैं, तो उनको कोई फोन कर देगा तो क्यों ना उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या उत्तर आएगा। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पे आधारित है, अभी मैंने बताया आपको, है ना। तो थोड़ा सुकून से जिंदगी जीने का प्रयास करिए। 10 मिनट मिला है, सब्जी बना रहे हैं उसी मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसी मोबाइल देख रहे हैं, ये सब आदत छोड़ दीजिए। ये सब आदत है तो मेंटल स्टेटस खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा और आप खत्म हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस नियम पे आधारित है। तो अभी तो मैंने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था, 10-15 मिनट पहले बताया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता पे। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाने लगते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता आपकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो उसकी मांग को आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत होती है। अब इससे बेहतरीन और इससे अच्छी चीज आपकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अगर जो आपने यूट्यूब में मुझे ढूंढ लिया है कि इकोनॉमिक्स की क्लास करनी है और ये क्लास आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी आपकी क्लास हमें पहले मिल गई होती तो आज तक बात कुछ और होती। तो अगर जो आपको ये क्लास मिल गई है, आपने ढूंढ लिया है, आप इसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो तल्लीनता से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, और सारी बातें गैर जरूरी है। नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नौकरी मिल जाएगी तो जो आज आप सोच रहे हैं ना, वो ये जो आज की मेंटल स्टेटस है ये ठीक ही नहीं है। नौकरी मिल जाएगा तो एक अलग दुनिया होगी, एक अलग तरीके की सोच होगी। चलिए क्या उत्तर होगा, कि आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत होती है। तो इजी सी बात है, जब आवश्यक वस्तु की बात कर रहा है तो दोस्तों देखिए, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसमें ऑप्शन नंबर डी माना है। लेकिन अब आप बी ही रखिएगा, क्योंकि अगर जो आपके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रहेगा,
आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, तो आप बचत क्या करेंगे? बचत करेंगे ही नहीं। तो ये इनफाइनाइट इसे कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया? किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया? क्या उत्तर आ रहा है सर? सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बोल्डिंग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बोल्डिंग की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो देखिए उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता ही क्या होता है? क्रेता होता है। बात एक ही है, बस अलग तरीके से कहते हैं। अगर जो आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो आप ही तो उसे खरीद रहे हैं तभी तो उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोक्ता ही तो क्रेता होता है। और ये बात किसने कही थी? बोल्डिंग के द्वारा कहा गया था। सो ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, अच्छा ठीक है, उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। घनश्याम अनुरागी जी, ब्रजेश कुमार भास्कर जी, विकास यादव जी, रत्नेश कुमार जी, रवि कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, मोनिका सिन्हा जी, चंद्रजीत यादव जी, लाल बहादुर जी, सुनीता गुप्ता जी, नीलम कुमारी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, श्याम बहादुर यादव जी, सुशीला जी, राधिका जी, अक्षय गौरी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। लाइक और शेयर तो कर दीजिए वीडियो को। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। ज्योति चौरसिया जी, नौशाद अली जी, बबीता जी, रंजीत जी, आनंद जी, बहुत तेजी से उत्तर आने लगता है जब आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ। आरती तिवारी जी, अभी जी, किशोरी जी, शुभम जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अजय जी ठीक है, रत्नेश कुमार जी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि उपभोक्ता की बचत की का सही सूत्र क्या है? तो कुल उपयोगिता माइनस कीमत इनटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या की, मतलब आपको उससे कुल कितनी उपयोगिता मिल रही है। उस वस्तु की कीमत अगर जो 10 रुपये है और 10 वस्तु को आप खरीद रहे हैं तो 100 रुपया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अवसर लागत सिद्धांत से तात्पर्य है। अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? कोई बताएगा कमेंट करके? अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए किसने दिया था अवसर लागत सिद्धांत। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पे सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। हाँ, क्या उत्तर आएगा भाई? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अवसर लागत की बात किसने की थी? हैबरलर ने किया था। हैबरलर ने किया था। हैबरलर ने किया था। क्या कहा था हैबरलर ने? कहा था कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु को हमें क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अवसर लागत सिद्धांत क्या बताता है? अब इसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर जो आप लोग पढ़े होंगे तो यही टॉपिक अभी चल रहा है एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एडम स्मिथ को पढ़ा, फिर हम लोगों ने डेविड रिकार्डो को पढ़ा, फिर हम लोगों ने हेक्सर ओहलिन को पढ़ा, फिर हम लोगों ने हैबरलर को पढ़ा, फिर हम लोगों ने लियोनतिफ को पढ़ा, हम लोगों ने स्टोपलर सैमुअल्सन को पढ़ा। तो ये सब याद आने चाहिए, घूमना चाहिए दिमाग में। अब नहीं घूमेगा तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ करके सफलता लिया जा सकता है, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के आप 60% 70% प्रश्न तो ठीक कर देंगे, लेकिन 70% प्रश्न आपको नौकरी नहीं दिला पाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, बस ये नहीं कि तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। उधर माँ बाप हैं, रोज शाम को एक बार सोचते होंगे कि हमारा लड़का है या हमारी लड़की है, यार सफल हो जाता तो कितना बढ़िया होता, सफल हो जाती तो कितना बढ़िया होता। तो ये केवल सपने आपके नहीं है, आपसे आपके परिवार में जो लोग हैं उनका भी है। तो बस ये मत दिमाग में बैठा रहिए कि पढ़ रहे हैं देखा जाएगा क्या होगा। अरे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन लेंगे, इतना दृढ़ निश्चय अपने अंदर रखिए,
तब जाकर के मजा आएगा, ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हैं देखा जाएगा। दृढ़ निश्चय रखिए कि होगा, 100% होगा, करना है, किसी भी तरीके से करना है। यही लोग तो कर रहे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए क्या उत्तर आएगा भाई, क्या उत्तर आएगा, बी बोल रहे हैं। तो लघु अवधि में फर्म का जो स्थिर लागत होता है वो छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि लघु अवधि के अंतर्गत एक फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। दीर्घकाल में फर्में अपने उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकती हैं, क्योंकि दीर्घकाल में फर्मों के पास इतना समय होता है। लेकिन अल्पकाल में फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सके। उत्पादन के साधन अब ये भी नहीं पता है आपको, तो कैसे काम चलेगा। श्रम हो गया, पूंजी हो गया, ठीक है, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, ये सब उत्पादन के साधन है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्या उत्तर होगा कि श्रम लगाने में फर्म द्वारा वहन की गई लागत क्या होती है। चलिए तो दोस्तों देखिए, एक होती है स्थिर लागत, एक होती है स्थिर लागत, और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो स्थिर लागत ऐसी लागत होती है जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी आप स्थापित कर रहे हैं, तो जब आप कंपनी स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए आप या तो भूमि किराए पे लेंगे या तो भूमि आप क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो भूमि अगर जो आप किराए पे ले रहे हैं तो केवल भूमि किराए पे ले लेने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अर्थात इसमें क्या होता है, उत्पादन नहीं, अभी स्थिर लागत लगाने से केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। भूमि आपने खरीद लिया तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अब आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि भूमि आ गया, अब आप श्रमिक रखेंगे ना उस भूमि पे कार्य करने के लिए, तो श्रमिक भी आ गए। तो जब श्रमिक भी आ जाता है तो भी अभी आपका उत्पादन प्रारंभ नहीं होगा। अब आपको क्या लाना पड़ेगा, अब आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब आ जाएंगी तो उसके बाद फिर आपका परिवर्तनशील लागत आएगा। अब परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत इन सभी चीजों का आप जब विस्तार करेंगे तो इसका जो संबंध होगा ये उत्पादन में वृद्धि या कमी से होगा। लेकिन जो इसका संबंध है ये उत्पादन में वृद्धि या कमी से इसका संबंध नहीं होगा। तो श्रम लगाने में किसी फर्म द्वारा वहन की गई लागत को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सुनिश्चित लागत, अर्थात इसी सुनिश्चित लागत को स्थिर लागत भी कहा जाता है। तो आज के बाद कभी भी नहीं भूलिएगा। अगला, मौद्रिक लागत में क्या सम्मिलित होता है, मौद्रिक लागत में क्या सम्मिलित हो सकता है, मौद्रिक लागत में क्या सम्मिलित हो सकता है, इजी सी बात है। ठीक है, मौद्रिक लागत मतलब किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो आप मुद्रा लगा रहे हैं उसे ही तो मौद्रिक लागत कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये क्या होता है, मौद्रिक लागत दो प्रकार के होते। ठीक है, अभी मैंने बात किया स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। ठीक है, जिसके अंतर्गत सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें और व्यक्त लागतें भी आती हैं। सो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, मजदूरी आएगा, वेतन आएगा, ब्याज आएगा, लगान आएगा, माल की खरीद आएगा, लाइसेंस शुल्क आएगा, घिसावट व्यय आएगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए भाई, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए क्या उत्तर होगा कि सामान्य लागत वक्रों में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं है। थोड़ा आराम से करिएगा। और मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का लिखा हुआ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर जो एक बार आप इकोनॉमिक्स के नोट्स को प्राप्त कर लेंगे तो आपको कभी भी जिंदगी में दोबारा इकोनॉमिक्स के नोट्स को नोट्स कलेक्ट करने की समस्या नहीं होगी कि इधर से मुद्रा एवं बैंकिंग देख लें, इधर से भारतीय अर्थव्यवस्था देख लें। मतलब आपको अलग अलग जगहों से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी।
दोस्तों मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरा मेरी हैंड राइटिंग का नोट्स है, मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है और आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ ये लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो निश्चित होकर के आप नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा, सभी लोग परचेज कर लीजिएगा। फीस केवल और केवल 499 रुपये, और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी बोल रहे हैं। और जो लोग कंप्लीट क्लास में, कंप्लीट बैच में एडमिशन ले रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो कंप्लीट बैच में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कास्ट होगा, है ना, उनको अलग से शुल्क नहीं देना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, क्या उत्तर होगा? सामान्य लागत वक्रों में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं होता है? ठीक है, तो औसत लागत वक्र का स्वरूप कैसा होता है? आयताकार अतिप्रबलय होता है। ये कैसा होता है? आयताकार अतिप्रबलय होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जिसके प्रत्येक बिंदु पे मांग की लोच क्या होती है? इकाई के बराबर होती है। प्रत्येक बिंदु पे मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और इस वक्र का न्यूनतम बिंदु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इस वक्र का न्यूनतम बिंदु? इसलिए नहीं होता है कि ये निरंतर रूप से नीचे गिरता हुआ होता है, नीचे घटता हुआ होता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, कि क्रेता अधिकार वह बाजार स्थिति है जहां होते हैं। क्रेता अधिकार क्या होता है? क्रेता अधिकार क्या होता है भाई? क्रेता अधिकार, क्रेता अधिकार क्या होता है बताइए? क्रेता अधिकार बाजार की वह स्थिति है। ठीक है, सो इजी सी बात है, इजी सी बात है। अब क्रेता अधिकार मतलब बॉस कौन होगा? क्रेता होगा। क्रेता मतलब कौन? जो उपभोक्ता है, जो वस्तु को खरीद रहा है। क्रेता का मतलब क्या होता है? जो वस्तु को खरीद रहा है, जो वस्तु को खरीद रहा है। और विक्रेता का मतलब क्या होता है? विक्रेता का मतलब होता है जो वस्तु को बेच रहा है, जो वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है, वस्तु को जो बेच रहा है, यही तो होता है। तो अब बताइए कि क्रेता अधिकार वह बाजार स्थिति है जहां पे क्या होता है? तो जहां पे अकेला क्रेता हो, इस वस्तु को बेचने वाला अकेला हो, कोई और ना इस वस्तु को बेचे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेता अधिकार बोलेंगे। जहां एक क्रेता हो और अनेक विक्रेता हो, मतलब खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले बहुत सारे, तो ये होता है दोस्तों क्रेता अधिकार का उदाहरण। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? अब अल्पाधिकार जब जैसे ही आपके सामने आया वैसे ही आपको याद आना चाहिए कि सर अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ फर्में होती हैं, कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, दो से ज़्यादा फर्में होती हैं, दो से ज़्यादा फर्में होती हैं, दो से ज़्यादा फर्म होती है, दो से ज़्यादा फर्म होती है, 10 से कम फर्म होती है, 10 से कम फर्म होती है, 10 से कम फर्म होती है। अल्पाधिकार के अंतर्गत विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग किसने किया था? पॉल स्वीजी साहब ने कहा था। ऊपर वाले वक्र को लोचदार बताया था, नीचे वाले वक्र को बेलोचदार बताया था। अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? तो कार्टेल अल्पाधिकार के अंतर्गत जो कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, दो से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्में होती हैं, तो कार्टेल क्या होता है कि इन फर्मों का स्वतंत्र रूप से संगठन होता है, और कार्टेल ही निर्धारित करता है कि वस्तु की कीमत क्या होगी, और ये अपने वस्तु की कीमत को न्यूनतम रखता है। इसलिए रखता है ताकि नई फर्में क्या हो? उद्योग में एंट्री न कर पाए। अपने वस्तु की कीमत को ये न्यूनतम रखता है। इसे किस कीमत के नाम से जानते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जब अल्पाधिकार के अंतर्गत वस्तु की कीमत न्यूनतम होती है तो उसे किस प्रकार की कीमत का हम लोग नाम देते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने हैं सब बताइएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि उद्योग में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व नहीं, उद्योग में बड़ी फर्मों की मात्रा का अस्तित्व नहीं होता है। कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज़्यादा होती हैं, 10 से कम होती हैं। बड़ी फर्में तो भाई पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होती हैं, तो ये तो पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन नंबर सी। किसी ने बताया नहीं भाई, मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछा है, अभी मैंने कुछ आपसे पूछा है कि जो न्यूनतम कीमत होती है वो क्या होती है। जो क्लास की टाइमिंग है वो क्या है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। और 7 बजे से आप लोगों को मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गांव से हैं या कहीं ऐसे जगहों से हैं जिनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाते हैं, तो मैं 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक 7 बजे से लेकर के 7:10 तक आपको समय देता हूँ। चूँकि 7:10 पे मैं लाइव आता हूँ और उससे पहले मैं आपको समय देता हूँ कि आप लोग आपस में थोड़ा बहुत बात करके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं 7:10 पे लाइव आ जाता हूँ और आप लोगों की क्लास लगभग 9 बजे तक चलती है या 8:50 तक चलती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभी एक प्रश्न पूछा था कि जो न्यूनतम कीमत निर्धारित किया जाता है उसे परिसीमन कीमत बोला जाता है। परिसीमन कीमत बोला जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है सर कि कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दो बाजारों में मांग की कीमत लोच क्या होती है सर, अलग अलग होगी ना, इजी सी बात है। कीमत विभेद क्या होता है, तो कीमत विभेद का मतलब ये होता है कि किसी एक ही लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की उत्पादन लागत केवल और केवल 10 रुपये है, तो 10 रुपये इसकी उत्पादन लागत है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये 15 रुपये में बिक रहा है, बिहार में ये जाकर के 20 रुपये में बिक रहा है, उत्तराखंड में जाकर के 25 रुपये में बिक रहा है, मध्य प्रदेश में जाकर के ये 35 रुपये में बिक रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन लागत अलग अलग है, लेकिन अलग अलग बाजारों में ये अलग अलग मूल्यों पे बिक रहा है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एकाधिकारी प्रतियोगिता। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है एकाधिकारी बाजार, एकाधिकार बाजार, ठीक है, ये अलग अलग होता है। और दूसरा होता है, ये पहला है, और दूसरा होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, ये दोनों अलग अलग होता है। एक सेकेंड, पहला क्या होता है, पहला होता है एकाधिकार बाजार, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। जो प्रश्न पूछा गया, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, या जिसे एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है, जिसमें क्या होता है, अकेला विक्रेता होता है। जैसे हम भारतीय रेलवे का उदाहरण ले सकते हैं। भारतीय रेलवे टिकट का एकमात्र विक्रेता है, और अगर जो आप ट्रेन खरीदना चाहें तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं। आप एरोप्लेन तो खरीद सकते हैं लेकिन ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर तो खरीद सकते हैं लेकिन ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं। तो एकाधिकारी बाजार जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होगा, विक्रेता अकेला होगा। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं, जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी अनेक विक्रेता होंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता होगा, नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता से थोड़ा सा अलग होता है। अनेक विक्रेता होते हैं लेकिन ये समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, ये विभेदित, ठीक है, ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर जो आप कभी बस में यात्रा किए होंगे, कभी आप ट्रेन में यात्रा किए होंगे, तो एक व्यक्ति आता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है और कहता है लो मोबाइल चार्ज करो।
इतने में, कोई 80 रुपए में है, कोई 100 रुपए में है, कोई 50 रुपए में है, कोई 500 में है, कोई 1500 में है। लेकिन जितने भी पावर बैंक होते हैं कोई भी एक दूसरे के समरूप नहीं होता है। रंग के आधार पे अलग होते हैं, रूप के आधार पे अलग होते हैं, क्वालिटी के आधार पे अलग होते हैं, क्वांटिटी के आधार पे अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। और एकाधिकार बाजार मतलब अकेला विक्रेता हो। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि अनेक फर्में निकट स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती है, ये भी बात ठीक है। और इसमें ये भी बात ठीक होनी चाहिए कि अनेक फर्में विभेदित उत्पाद का उत्पादन करती हैं। तो ऑप्शन में दोनों ठीक है, बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन जब उत्तर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप इसे ऑप्शन नंबर सी ही करिएगा, क्योंकि अगर जो आप थियरी को पढ़ेंगे तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि शुद्ध एकाधिकारी क्या निर्धारण कर सकता है? शुद्ध एकाधिकारी क्या निर्धारण कर सकता है? शुद्ध एकाधिकारी क्या निर्धारित कर सकता है? तो इजी सी बात है। तो देखिए, जो एकाधिकारी होता है ना, वो किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। तो उसके पास दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या होता है? एक तो ये होता है कि जितनी वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में है उससे कम वस्तु की पूर्ति वो करे, अर्थात उससे कम वस्तु का उत्पादन वो करे। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग ज्यादा है और पूर्ति अगर जो कम है, तो वो वस्तु की कीमत को बढ़ा करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है, वो वस्तु की कीमत को बढ़ा सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें ये होती है कि वो जितनी वस्तुओं की मांग हो रही है ना, उसी के तदनुरूप वो पूर्ति को भी बढ़ाता है। लेकिन अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे ये इस कंडीशन में ऊंची कीमत वसूल कर सकता है, क्योंकि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो ऊंची कीमत यहाँ वसूल कर सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये ऊंची कीमत नहीं वसूल करेगा, ये कम मार्जिन पे ज्यादा लाभ कमाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ पे इसकी कीमत कम होगी, लेकिन वस्तु की जो मात्रा होगा वो क्या करेगा? वो ज्यादा बेचेगा। तो ये दो कंडीशन होगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। एट अ टाइम एक ही कर सकता है, या तो कीमत बढ़ा सकता है या तो उत्पादन मात्रा बढ़ा सकता है, या तो कीमत बढ़ा सकता है या तो उत्पादन मात्रा बढ़ा सकता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण उद्देश्य से संबंधित है? और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आपको क्लू ही नहीं मिल पाएगा। सो आपको वहाँ पे कंप्लीट सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको वहाँ पे एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, वो मेरे द्वारा खुद के तैयार किया गया। मैंने जो खुद से नोट्स तैयार किया है, जो मेरी हैंड राइटिंग की नोट्स है, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम नोट्स 1 घंटे रोज पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता है। 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको टेस्ट सीरीज भी मैं दे रहा हूँ, समय समय पे टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, टेस्ट देते ही नहीं है। जब टेस्ट देते ही नहीं है तो साल भर में या 2 साल में एक बार जब 2 घंटे में उनको 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन करना होता है, तो बहुत सारी भ्रांतियां उनके दिमाग में चलने लगती है। तो आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझिए कि गलती क्यों हो रही है, गलती कहाँ से हो रही है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं दोस्तों आपको करंट की भी क्लासेस करवाऊंगा। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। बस अगर जो आप एप्लीकेशन पे इस स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे और मेरी यूट्यूब की क्लास को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और अपनी सफलता को बहुत आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। बट
आपको सिस्टमेटिक बेस पे पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण उद्देश्य से संबंधित है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैरिस साहब। तो फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण का उद्देश्य की बात किसने किया था? तो मैरिस ने किया था। क्या कहा था? कहा था कि देखिए, आपको केवल और केवल लाभ को अधिकतम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लाभ ही अधिकतम हो जाए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी फर्म की समृद्धि जो है वो बढ़े। जब समृद्धि बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपके लाभ में वृद्धि आ जाएगी। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्वरूप के समूह पर वस्तु विभेद लागू होता है? वस्तु विभेद क्या होता है? ठीक है, वस्तु विभेद। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। दोनों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म मैं रोज प्रोवाइड करता हूँ, जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बच्चों को नहीं आता है कि आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उसको मैं समय समय पे रोज लगभग रोज 1-2 चीज़ें वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, वस्तु विभेद कहाँ लागू होगा? तो वस्तु विभेद कहाँ पे होगा भाई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और अल्प क्रेता अधिकार की स्थिति में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वस्तु विभेद का मतलब क्या होता है कि वस्तु क्या होती है? समरूप नहीं होती, एक दूसरे से अलग हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, ठीक है, अगला, कि अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र होता है। उदाहरण कमेंट करके बताइएगा थोड़ा। तो इस प्रश्न का उदाहरण सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का उदाहरण सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए, अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार का मतलब यहाँ पे कुछ घंटे की बात होती है। ठीक है, एक दिन की बात होती है। ठीक है, अति अल्पकालीन बाजार मतलब बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत विक्रेता के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादन को बढ़ा या घटा सकता है। विक्रेता के पास इतना समय नहीं होता कि वह उत्पादन को बढ़ा या घटा पाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे मछली की मंडी, मछली की मंडी जो है दोस्तों, ये अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि एक मछली बेचने वाला क्या करता है कि शाम को तालाब जाता है और तालाब से कुछ मछलियां निकाल करके और शाम को 4 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक वो बेचता है। 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक बेचता है। अब अगर जो किसी कारणवश उस दिन मछली की बिक्री ज्यादा हो जाए और पता चले कि 4 बजे वो मछली मार्केट में लेकर के जाता है और 7 बजे तक उसकी पूरी की पूरी मछली बिक जाती है, तो क्या वो फिर से दोबारा तालाब जा करके नई मछलियों को निकाल करके मार्केट में ला पाएगा? नहीं ला पाएगा, क्योंकि समय क्या है? अति अल्पकाल है। या वहीं दूसरी तरफ 4 बजे वो बैठता है, 9 बजे तक उसकी मछली बिकती ही नहीं है,
तो 9 बजे तक नहीं बिकी तो उसके बाद उसे किसी भी तरीके से उस मछली को क्या करना पड़ेगा, वहीं पे क्या करना पड़ेगा, उसे कहीं किसी न किसी तरीके से उसकी खपत वहीं पे कर देनी होगी, क्योंकि अगले दिन क्या होगी कि मछली बेचने लायक रहेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं ना, पूर्णतः बेलोचदार होता है, बिल्कुल ठीक है। अर्थात अति अल्पकालीन बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक विक्रेता उस वस्तु की ना ही मांग को बढ़ा सकता है और ना ही उस वस्तु की मांग को घटा सकता है, या इस तरीके से कह सकते हैं मांग को नहीं, पूर्ति को, मांग नहीं पूर्ति। तो एक विक्रेता अपनी पूर्ति को ना ही बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण मछली की मंडी है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, देयाधिकार विशेष दशा है। ठीक है, चलिए, देयाधिकार विशेष दशा है। क्या हुआ, राजन सिंह जी कुछ बता रहे भाई कि सिंघाड़े का दाम 40 रुपए से शुरू हुआ और शाम तक 140 रुपए बिकने लगा करवा चौथ के चलते। करवा चौथ है क्या, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, चलिए कब है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है, तो देयाधिकार विशेष दशा है, देयाधिकार विशेष दशा है। क्या विशेष दशा है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि देयाधिकार विशेष दशा है, तो जितने लोग भी अल्पाधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्पाधिकार के देयाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, 2 फर्में होती हैं, ठीक है। बाजार में क्या होती हैं, तो 2 फर्में होती हैं। और अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, इसे कहा जाता है कि 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्में होती हैं, है ना, कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ठीक है। चलिए अगला, कि बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होता है। इजी सी बात है, चलिए कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पे। एक्चुअली मुझे इस बात पे हंसी आ गई, क्योंकि कई परिवार में मैंने देखा है कि जिस दिन कोई व्रत होता है और घर की महिलाएं व्रत में रहती है ना, उस दिन उस घर का जो पुरुष होता है वो बहुत डरा डरा रहता है, बहुत सहमा सहमा रहता है। और अमूमन देखने को मिलता है कि जब त्यौहार होता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें बिगड़ जाती हैं, है ना, क्योंकि भाई जो महिलाएं भी होती हैं वो क्या होती हैं कि भूखी प्यासी रहती हैं, और फिर उनको अपना फ्रस्ट्रेशन और क्या बोलते हैं कि उनको अगर जो घर परिवार में कहीं भी थोड़ी बहुत गलती उनको नज़र आती है, तो फिर उसी दिन त्यौहार क्या हो जाता है, बढ़िया से मन जाता है। सो बस मैं इसलिए हंस रहा था और कोई बात नहीं। हाँ, क्या उत्तर होगा भाई, कि बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषों को मैंने देखा है कि जब घर में महिलाएं व्रत होती हैं तो पुरुष एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम शांत, एकदम आज्ञाकारी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, एकाधिकार, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, बाजार की वो कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होता है। तो देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, बाजार की वो कौन सी दशा जिसमें फर्म ही उद्योग होता है, तो एकाधिकार। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत फर्म ही उद्योग होता है, या वो उद्योग ही फर्म होता है, क्योंकि अकेला विक्रेता ही होता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई। अरे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, आप लोगों को बस एक डिबेट का मौका चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए, कि बाजार जिसमें एक खरीदार एवं अनेक विक्रेता हो तो क्या कहलाता है। एक खरीदने वाला हो, बेचने वाले बहुत सारे हों। अभी तो देखा गया है इसे क्रेता अधिकार, अर्थात क्रेता, जो क्रेता होता है वही बॉस होता है। ठीक है, सो इजी सी बात है। बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक खरीदने वाला और बेचने वाले बहुत सारे हों, तो एक जो विक्रेता होगा
वो क्या होगा, एक जो विक्रेता होगा वो क्या होगा, एक जो क्रेता होगा वो किसी से भी जाकर के वस्तुओं को परचेज कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, कि एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए, ताकि, क्यों बंद कर देना चाहिए? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? कि एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? ठीक है, चलिए भाई, मैं इतना फ्री रहता हूं, आपको नहीं पता है? ठीक है, मैं इतना फ्री हूं और खुश हूं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए सर? इसलिए बंद कर देना चाहिए, क्यों? जब उसे अगर जो कीमत परिवर्तन सॉरी उसकी अगर जो, ध्यान से समझिएगा, कि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। तो अगर जो किसी फर्म को कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर मिल रहा है, तो वो फर्म क्या करेगा? वो फर्म क्या करेगा कि इस उम्मीद में रहेगा कि भविष्य में चल करके क्या होगा, भविष्य में चल करके हमें लाभ मिलेगा। तो अगर जो परिवर्तनशील लागत के बराबर लाभ, परिवर्तनशील लागत के बराबर अगर जो कीमत प्राप्त कर रहा है, तो ठीक है। परिवर्तन, अरे यार कंसंट्रेट करिए क्लास पे, आप लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेट करिए। एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए यदि, तो देखिए, अगर जो कीमत औसत परिवर्तन लागत के बराबर प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक जो फर्म होगा वो इस भाव से बना रहेगा कि भविष्य में चल करके हमें लाभ अधिकतम हो जाएगा। लेकिन अगर जो अगर जो उस वस्तु की कीमत कम हो जाए औसत परिवर्तनशील लागत से, तो अब वो जेब से लगा करके उत्पादन थोड़ी करेगा, तो वो टाटा बाय बाय कर देगा, कहेगा अब हमसे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का संपूर्ण उत्पादन कुछ फर्मों द्वारा किया जाता है, तो बाजार की यह स्थिति क्या कहलाती है? चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, अल्पाधिकार। अच्छा, ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया, जब कुछ फर्म दे दिया तो बच्चों वाला प्रश्न हो ही गया। तो देखिए, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज़्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्में होती हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है जो परिसीमन कीमत का निर्धारण करता है, और परिसीमन कीमत ऐसी कीमत होती है जो अन्य फर्मों को उद्योग में आने से रोकती है, क्योंकि इस स्तर पे कीमत को बिल्कुल न्यूनतम रखा जाता है। अगला, स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार है जो क्या होगा? भाई मैं किसी भी बात पे हंसता हूँ, मैं बहुत हंसता भी हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, किसी भी प्रकार की बात आप करेंगे तो मैं हंसने लगता हूँ। चलिए बताइए, मेरी हंसी पे ना जाइए। क्योंकि जो ज्यादा हंसता है उसकी लाइफ की कुछ बहुत सारी कहानियां भी होती है। चलिए बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? कि स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार होता है जब उत्पादन बढ़ने लगता है तो उसके साथ औसत लागत क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो स्वाभाविक एकाधिकार के अंतर्गत जब उत्पादनों में वृद्धि होने लगती है तो औसत लागत में कमी आने लगती है। अगला प्रश्न, भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति होती है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राजन सिंह जी, कुश जी, ठीक है, सोलंकी जी, रीना मिश्रा जी, अनामिका जी, बबीता जी, राजन सिंह जी, राजकुमार प्रजापति जी, सदानंद मिश्रा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ज्योति चौरसिया जी, किशोरी जी, रत्नेश कुमार जी, राकेश विंद जी, पूनम गुप्ता जी, अफजल हसन जी, बबीता जी, विकास यादव जी, रवि कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और
शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? कि भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति होती है। तो इजी सी बात है सर, आपको रिकार्डो साहब याद आने चाहिए, आपको डेविड रिकार्डो याद आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? डेविड रिकार्डो साहब आपको याद आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति पूर्तियां बेलोचदार होती है, ऑप्शन नंबर सी की रिकार्डो साहब ने क्या कहा था? रिकार्डो साहब ने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है वो ज्यादा लगान देती है, जो भूमि कम उर्वरक होती है वो कम लगान देती है। जो भूमि लगान नहीं देती है उसे सीमांत भूमि बोलेंगे क्योंकि वो उर्वरक नहीं होती है। और जो भूमि उर्वरक होती है अर्थात जो भूमि लगान देती है उसे हम लोग अधिसीमांत भूमि बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, अब 2-4 लोग ब्लॉक होने के लिए लग रहा कि तैयार है। बहुत दिनों से किसी को ब्लॉक नहीं किया गया। 2-4 लोग को अभी मैं ब्लॉक करता हूँ, ठीक है? अभी 2-4 लोग को ब्लॉक करता हूँ, अभी तुरंत सीधा हो जाएगा क्लास, सब सीरियस हो जाएंगे, है ना? सब सीरियस हो जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। क्या क्या उत्तर आ रहा है? कि यदि श्रम की उत्पादन बढ़ेगी तो मजदूरी स्तर पे क्या असर पड़ेगा? अगर श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी, अगर जो मान लीजिए कि कोई श्रमिक अपने सामर्थ्य से उत्पादन को बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है उत्पादन में वृद्धि होगी तो ज्यादा लाभ मिलेगा। और जब ज्यादा लाभ मिलेगा तो मजदूर को मजदूरी भी ज्यादा देनी होगी, तो मजदूरी स्तर में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। क्या उत्तर होगा? ठीक है, हाँ क्या उत्तर होगा? कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत सर बताइए। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइएगा कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किसने दिया था। तो मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत को हम मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि क्या कही गई बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो मजदूर को कम से कम आप इतनी मजदूरी दीजिए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर पाए? मैनेज कर पाए। जिस तरीके की जिंदगी वो जी रहा है उस तरीके की जिंदगी को वो जी पाए, ठीक है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि मजदूरी को सिद्धांत किससे संबंधित है? मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किसने बताया था भाई? बताइए, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किसने दिया था? कोई कमेंट करके नहीं बता रहा है, कोई बता नहीं रहा है यार। क्यों नहीं बता रहे? क्यों बता नहीं रहे भाई? ऑप्शन नंबर किसने दिया था? बताओ यार, सुनहरा सिद्धांत किसने दिया था? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मजदूरी को सिद्धांत, देखिए 2 प्रश्न पूछा जाता है कि मजदूरी को सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था। और विकसित किसने किया था? विकसित किसने किया था? तो विकसित किसने किया था? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि विकसित किसने किया था। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे किसकी बात करेंगे? जेएस मिल की बात करेंगे। ये क्या बोले थे? ये क्या बोले थे? ये क्या बोले थे? ये क्या? अच्छा, जेएस मिल, हाँ ठीक है। ये क्या बोले थे? ये बोले थे कि देखिए भैया, मजदूरों को मजदूरी देने के लिए एक निश्चित कोष होना चाहिए और इसी में मौद्रिक मजदूरी में कमी या वृद्धि जब होती है
तो इस कोष के अनुसार ही मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि या कमी करनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलता है उसे क्या बोलते हैं? इजी सी बात है, उसे बोलते हैं सीमांत भूमि, जिसपे शून्य लगान मिलता है। शून्य लगान का मतलब क्या होता है कि ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं है। चूंकि रिकार्डो साहब ने कहा था ना कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है वो ज्यादा लगान देती है, और जो भूमि लगान देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अधिसीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि, जो भूमि लगान देती है उसे अधिसीमांत भूमि, और जो भूमि उर्वरक नहीं होती, जैसे जो भूमि बंजर है या जो गड्ढा है वो लगान नहीं देगा क्योंकि वो उर्वरक ही नहीं है। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती है। उसके बाद जो लगान नहीं देगी, उसके बाद भूमि की पूर्ति को इन्होंने क्या बताया? पूर्तियां बेलोचदार बताया। कहा कि भूमि की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब आपकी अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी? इसलिए पहुंच जाएगी कि कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं, और कृषि योग्य भूमि बचेगी नहीं तो क्या होगी? अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या है? एक होता है मौद्रिक मजदूरी और दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। चलिए बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होगा? एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होगा? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है, ठीक है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर ए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी आय की क्रय शक्ति, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपने कहा कि भैया हम तुमको 400 रुपये देंगे, तो 400 रुपये आपने दिया तो इस 400 रुपये की क्रय शक्ति होगी ना। तो एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है? उसकी आय की क्रय शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अब कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हो गए, और थोड़ा बहुत हम लोग बात भी करेंगे। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट एक रणनीति के तहत दिए जाते हैं। क्योंकि अगर जो आप कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे सभी प्रकार की इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, वो मेरी हैंड राइटिंग का नोट्स आपको दिया जा रहा है, मेरे द्वारा खुद का तैयार किया गया नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, ताकि समय समय पे आप टेस्ट दीजिए। इस बात को समझिए कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, और उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। बहुत सारे बच्चे बिना टेस्ट पेपर दिए ही एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं। तो जब आप टेस्ट पेपर नहीं देंगे, और जब 2 घंटे में आपको एक साल में या 2 साल में एक बार 2 घंटे में 150 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करना होगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां क्रिएट होने लगेंगी। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि सर जी प्रश्न तो आ रहा था लेकिन पता नहीं कैसे गलती हो गया। तो इस प्रकार की गलती को सुधारने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए। टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है, अलग से आपको कहीं भी कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, एडमिशन ओपन है और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन बस आपको एक बार फीस सबमिट करनी है, इसके बाद कभी भी आपको दोबारा फीस सबमिट नहीं करना होगा। जिस परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं उस परीक्षा के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ कोई और वैकेंसी है तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए
आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, जेट के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर की वैकेंसी आई है उसके लिए बिल्कुल एक बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल नया बैच देखने को मिलेगा आप दोस्तों यहाँ पे। उत्तराखंड लेक्चरर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड की परीक्षाएं होती है, जीआईसी लेक्चरर की जो अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं होती है उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। झारखंड में मैंने बता ही दिया। हरियाणा में पीजीटी के लिए आपको बैच अवेलेबल मिल जाएगा। आपको छत्तीसगढ़ में सेट के लिए और अलग अलग राज्यों में जितनी भी इकोनॉमिक्स से संबंधित परीक्षाएं होती है सबका बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास